अभी तक हमने आपको यमुनानगर की स्थिति दिखाई और करनाल का हाल भी जाना। रोहतक का रुख भी कर लेते हैं। रोहतक में किस तरह की सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र पांचाल यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। इनके साथ कुछ वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो भी इस वक्त मौजूद है, उनसे भी ज्यादा बातचीत होगी। तो चलिए रुख करते हैं रोहतक का। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितना यहाँ पर सियासी पारा जो है चढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल कायनात, मैं बताना चाहूंगा इस समय मैं रोहतक में हूँ और रोहतक से आप खबर फास्ट लाइव सीधा चैनल पे देख रहे हैं। मेयर की चेयर जो हमारा खास कार्यक्रम है, इसके अंदर हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग दलों के प्रत्याशी हैं, वो रोहतक से जो नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आप यहाँ का नजारा देख रहे हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वीरेंद्र मधुर जो कवि है, हमने उनको भी यहाँ पर बुलाया है। इसके साथ जोगेंद्र मोर है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। तमाम जो यहाँ पर दिग्गज जो ये नेता हैं, ये मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले अरविंद जोगी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो की तरफ से जो है रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बताइए अरविंद जी, आपके क्या मुद्दे रोहतक के लिए रहेंगे? आप रोहतक से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जनता आज किसी राजनेता के ऊपर डिपेंड नहीं है। सभी अपने रोजगार चला रहे हैं, सभी के घर में रोजी रोटी है। जनता को कुछ सुविधाओं की जरूरत है। क्या बीजेपी ने सुविधाएं नहीं दी? क्योंकि 4 साल तक बीजेपी ने राज किया, क्या उन्होंने सुविधाएं नहीं दी? नहीं दी है सर, क्योंकि आप जब भी बीजेपी ने राज किया या कांग्रेस ने राज किया है, आज हमारे शहर के 22 वार्ड हैं और उनके अंदर जो गांव हैं, आज तक वो एम्बुलेंस रहित है जी। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस से कि उन्होंने ये सुविधाएं क्यों नहीं दी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा आना चाहूंगा फिर से। संजीत नांदल जो युवा नेता है, आईएनएलडी के हैं और ये यहाँ से मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। संजीत जी, सबसे पहले खबर फास्ट में स्वागत है। आप बताइए कि 26 साल के युवा हैं, आईएनएलडी की तरफ से पहली बार जो इनेलो बसपा की तरफ से मेयर पद का उम्मीदवार आप हैं, और क्या आपके दावे हैं, क्या मुद्दे हैं रोहतक की जनता के लिए, क्या कुछ करेंगे आप? नमस्कार जी। देखिए जी, सबसे पहले रोहतक वासियों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं रोहतक वासियों को प्राप्त कराने में पिछली सरकारें बिल्कुल ही असफल रही हैं। लोगों के पास पीने के लिए मीठा पानी नहीं है, टाइम पर बिजली नहीं है, कच्ची सड़कें हैं और सीवरेज की तो और गंदगी की तो क्या बात करें। जिस तरह से आप बात करते हैं सीवर, नालियां और जो सड़कें, ये हमेशा सरकार दावे करती है, हर बार ही चेंज होती है। और मेयर पद जो पहली बार प्रत्याशी जिस तरह से सीधा सीधा जनता चुन रही है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों पे? देखिए जी, जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा में पहली बार मेयर पद का इलेक्शन हो रहा है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो इम्प्रॉपर प्लानिंग से रोहतक में काम करते आए हैं लोग, उसका कुछ करना पड़ेगा। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग से काम किया जाए तो बहुत आसान काम है। लोगों को चलने के लिए सड़क और सीवरेज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो तो लोगों का हक है और लोगों को मिलना चाहिए। उस वजह से तो गंदगी, जो बीमारियां जिसमें लोग रह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मुझे मौका मिल रहा है और पिछले 7 साल से मैं सक्रिय तौर पर घूम रहा हूँ रोहतक में। जो रोहतक के हाल हैं, आउटर कॉलोनीज के और अंदर कॉलोनी में जो बुरे हाल है, खासकर जो मेन मार्केट है, किला रोड है, कल मैं रेलवे रोड पर था, वहाँ 1-1 फुट पानी था सिर्फ 15 मिनट की बारिश के बाद। इतनी गंदगी थी। लोग वहाँ मैं इतने लोगों से मिला, इतनी समस्याएं जानी, लोगों का बहुत बुरा हाल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग इस बार एक युवा जोश के साथ जो हम रोहतक का विकास करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा साथ दें और मैं लोगों से यही अपील करता हूं। बस बिल्कुल युवा जोश के साथ दें ताकि रोहतक की तस्वीर जो है साफ हो सके। किस तरह की तस्वीर साफ होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेयर पद का जो चुनाव हुआ, सीधा सीधा जो है जनता अब की बार चुन रही है और सीधा ही विश्वास ये होगा कि जनता का कि हमारा जो मेयर कैसा हो, उसी को लेकर जो तमाम यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनके दावे हैं, उनके वादे हैं। हम पूछते हैं जो राजू सहगल जी हैं बीजेपी से, जो मनमोहन जी जो मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर हाजिर हुए हैं। जी आप बताइए राजू जी, यहाँ पर जो मुद्दे हैं बीजेपी की तरफ से, पहले आप कह रहे हैं कि विकास काफी किया है, और जिस तरह से विपक्ष और तमाम जो है निर्दलीय उम्मीदवार कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। जनता से भी हम सवाल लेंगे कि वो क्या कह रही है। लेकिन फिलहाल जो आप यहाँ पर आए हैं और आपके अंदर क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी की जो आगे जो आपने संकल्प पत्र भी जारी किया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, पिछली 15 साल की सरकारों में पुराने शहर का कोई काम नहीं हुआ था। आउटर के अंदर बाईपास बनने थे। इसके अलावा अंदर जो पुराने शहर में अगर काम करवाया है तो वो भाजपा सरकार ने करवाया है। चाहे वो पार्कों का सुंदरीकरण हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे आप वेस्ट कॉलेज के सामने 2 किलोमीटर लंबा 95 लाख की लागत से पास करवाया गया, जहाँ इतनी लोगों को परेशानी थी, किसी जनता कॉलोनी को इतनी परेशानी थी, उसमें 2 किलोमीटर लंबा पार्क कराया गया, 22 फुट चौड़ी रोड करवाई गई। अनेकों का काम, मतलब 2500 करोड़ की लागत से जो काम कराए जा रहे हैं,
अभी तक 2400 करोड़ रुपया शहर के अंदर लग चुका है और 986 के करीब कार्य चल रहे हैं, जिसमें बाकी कुछ बीच में चल भी रहे हैं और कुछ हो भी रहे हैं। मैं आपको गिनवाना शुरू करूंगा। एलिवेटेड रोड के बाद 356। बिल्कुल इनकी बाद में बात करेंगे, पहले जो प्रत्याशी और भी आए हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सीपीएम की तरफ से हमारे उन्होंने जो इनके दावे हैं, किस तरह से ये चाहते हैं कि शहर के अंदर बदलाव हो, क्योंकि पहली बार जिस तरह से रोहतक में यहाँ से मेयर पद के लिए जो चुनाव लड़ रही हैं जगमती सागवान जी, उसकी तरफ से आप आए जी। सुरेखा जी बताइए। देखिए, मैं महिला हूं और केवल जो कैंडिडेट हमारी हैं बाकी सब मेल हैं, हमारी फीमेल कैंडिडेट है, तो इसीलिए शायद हमारी नज़र में ये बात ज़्यादा रहती है कि आज के दिन जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से छेड़खानियां होती हैं और शहर में अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रोज चेन स्नैचिंग, बैग छीनना, ये सब, तो इसमें पहला हमारा मुद्दा ये है कि महिलाओं को हम एक सुरक्षित माहौल दे पाए रोहतक शहर के अंदर। उसके बाद एक बात आती है, हमने बिल्कुल आम महिलाओं से बात की और उसमें हमें पता चला कि पीने का पानी नहीं है शहर के अंदर, और जो ये 7 गांव 8 गांव इसके अंदर पड़ते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन गांव तक पानी नहीं पहुंचता है। हमारी महिलाएं सिरों पे पानी ढोके लाती हैं, उसके बावजूद भी उनको खुद को पीने का पानी मुहैया नहीं होता है। हमारी प्राथमिकता है कि हम नागरिकों को एक सही और साफ पीने का पानी उपलब्ध करवा सकें। उसके साथ यहाँ पे बंदरों की ऐसी समस्या है शहर के अंदर। हम सब जानते हैं कि हम नागरिक अंदर रहते हैं और बंदर बाहर रहते हैं, तो इन बंदरों का और भी जो आवारा पशु हैं उनको आवारा पशुओं का कोई मानवीय तरीकों से, मतलब एक होता है टेक्निकल तरीका, एक होता है कि संवेदनशील मानवीय तरीके से हम इनका कोई सही इंतजाम कर पाए। ये खेल के मैदान हो, पार्कों में पार्क हो और खेल के मैदान हो गलियों के अंदर। और जहां तक ये एक बात का केवल एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह रहे हैं हमने शहर के अंदर का विकास कर दिया। मैं सारी बातें आपसे पूछेंगे, उससे पहले अभी प्रत्याशी और भी बचे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता की समस्या है। जनता से भी हम सवाल लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम उम्मीदें लगाए बैठे कि पब्लिक क्या पूछेगी प्रत्याशियों से, क्या वो जवाब देंगे। जी अनिल भाटिया हमारे साथ हैं जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल जी, आपने नई पार्टी बनाई है इंडियन बिजनेस पार्टी, उस पार्टी से क्या मुद्दे लेकर के आप, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में भी काफी साल से रहे, व्यापार मंडल में भी रहे, आपके पास काफी सारे पद रहे, लेकिन उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ गई आपको नई पार्टी बनाने की और उसके बाद जो है अब जो है मेयर पद का जो चुनाव लड़ने की? मैं जो कांग्रेस में रहा, प्रायश्चित करने के लिए एक नई पार्टी जो है बनाई है इंडियन बिजनेस पार्टी, किसानों की, कारोबार की। जितने भी ये हमारे भाजपा और कांग्रेस के सत्ताधारी रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है कि आज भी ये साफ पानी की मांग कर रहे हैं, जहरीला पानी आपको पिला रहे हैं। ये लोग इसलिए इसके जिम्मेदार हैं। ये 2500 करोड़ की बात कर रहे हैं, 75% इनके जेबों में जाता है, इनके अफसरों में जेबों में जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के लिए 100 का 100 रुपया आपका दिया हुआ टैक्स जमीन पर लाने के लिए हमारी नई पार्टी ने बनाया है। टैक्स आप लोग देते हो, हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, देश का भविष्य बैठा है। एक तरफ हम गर्व करते हैं हम हरियाणा से हैं, जहाँ कल्पना चावला है, तो कल्पना चावला जैसी लड़की शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के कूद में, और वहां में आतंकवादी होती है या दल बदल, इस तरह की राजनीति, दूसरी राजनीति। आज राजनीति लोगों को पसंद नहीं करते। एक स्वच्छ राजनीति लाने के लिए और इस नगर निगम में साफ पानी हमारा हक नहीं, ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कि हमारे आदमी को जहरीला पानी पिलाया जाता है। इतने सारे राज करके इन लोग भाजपा, कांग्रेस, गठबंधन, इन सब एक सब मिले हुए हैं। बिल्कुल आपसे बात करेंगे कि आप और क्या करेंगे अगर मेयर बनते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले सूरज रसवंत जी हैं जो पहले भी कांग्रेस में थे और अब जो है चुनाव लड़ रहे हैं मेयर पद का। सूरज जी, आप क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार भी हमारे जिस तरह से बीच में है, उन्होंने जो जिस तरह से लड़ने की तैयारी की है, आप अलग से क्यों गए? क्योंकि हुड्डा साहब ने तैयारी की थी लड़ाने के लिए, वो अलग उम्मीदवार, और आप जो है दूसरी साइड से तैयार हुए, ऐसा क्यों? जी सर, जनता के मुद्दे बहुत हैं जी। पहले तो जनता की भलाई का कार्य करना। हमने इतने साल राज देखा, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। तो मेन मुद्दा है 428 करोड़ रुपए मिलता है शहर के बजट के लिए। 428 करोड़ बहुत होते हैं सर, वो कहाँ जाते हैं? 428 करोड़ अगर रोहतक में लग जाएं, 100% पैसे लगवाएंगे लोगों के, पब्लिक में काम करेंगे हम। 428 करोड़ रुपए अगर रोहतक में लग गया, पेरिस तो क्या, ये तो अमेरिका बन जाएगा जी। पूरा पैसा पब्लिक में खर्चेंगे। तो इसका मतलब पैसा जो है
कहीं जेबों में जा रहा है या कहीं और जा रहा है, विकास कार्य नहीं हो रहे। विकास कार्य तो हो ही नहीं रहे सर। छोट-मोट करके ये नाम गिनाते हैं, हमने ये कर दिया और वो कर दिया, सड़कें बना दी, सिवाय पुलों के अलावा कुछ किया ही नहीं इन्होंने। बिल्कुल मैं आपने जिस तरह से प्रत्याशियों की बात सुनी, देखा कि किस तरह से इनकी बातें कहनी है। हम जनता से सवाल लेना चाहेंगे, अगर कोई किसी का सवाल है तो हम उनसे बात करेंगे, वो अपना हाथ उठा करके बता सकता है कि वो किस प्रत्याशी से क्या सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपका क्या नाम है? योगेश। हाँ योगेश, बताइए कि आप किन से सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी प्रत्याशियों से एक ही सवाल करना चाहूंगा कि जो रोहतक में भी पिछले दिनों बैनर लगे थे जातिवाद फैलाने के लिए, उस पे किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और सभी कह रहे हैं युवाओं के साथ जुड़ के स्टूडेंटों के भी मर्डर हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही नेकीराम कॉलेज और डबल पार्क में जो मर्डर हुआ है उस पे भी किसी ने कोई प्रत्याशी जाके वहाँ, मतलब युवा ही वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी प्रत्याशी कोई कुछ उस पे एक्शन नहीं लेना चाहता। तो मैं सभी प्रत्याशियों यही समझ करना चाहूंगा। और से हम बात करेंगे दूसरे स्टूडेंट से। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की बहुत कमी है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा तो बीजेपी से रोहतक का करेंगे, हमें पकौड़ा बेचने में मजबूर करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बात करना चाहूंगा सीधा यहाँ के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं जिन्होंने भेजा है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, आप पकौड़ा बेच रहे हैं, विद्यार्थियों को कह रहे हैं पकौड़ा बेचे, इस तरह की बात सीधी निकल कर। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने। यहाँ पर पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बिल्कुल पारदर्शिता के तहत 24,500 नौकरियाँ, 24,500 नौकरियाँ बिल्कुल मेरिट लिस्ट के आधार पर लगाई गई हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की गई है। पहले की सरकारों में सिफारिश के साथ लोग नौकरी करते थे। जो गरीब माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करके बच्चों को आगे भेजते थे, उनका कोई नंबर नहीं पड़ता था। आज वो नौकरी पे जा रहे हैं और भाजपा को दुआ दे रहे हैं कि 24,500 नौकरियां। आप दावा करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की जिस तरह से स्टूडेंट्स की बात है सामने कि जो है उनको जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार और मर्डर जैसे जो लगभग घटनाएं जो है लगभग। देखिए मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार का आरोप हमारी पिछली चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, एक भी सरकार के एक व्यक्ति के ऊपर अगर आप आरोप लगा तो आप नाम बताइए। बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात करें तो आए दिन रोहतक की अगर आप देख रहे हैं के लिए सुरक्षा के तहत 23 स्थानों पर 90 कैमरे लगा चुके हैं और 52 स्थानों पर अभी 150 कैमरे लगने बाकी हैं। रोहतक में जो कैमरे लगे हुए हैं वो क्या कितने काम कर रहे हैं, आप हमें ये बताइए, क्योंकि जनता भी पूछना चाह रही है। अभी तो 90 कैमरे काम कर रहे हैं, 150 और लगने वाले हैं। जी अभी 90 कैमरे जो लगे हैं, अब जनता से ही हम पूछेंगे कि कितने कैमरे यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके अलग अलग सवाल जो आप देख रहे हैं सीधे क्या उन्होंने पहले देश को लूटा और फिर दुकानें लूटी, फिर आप लोगों को रोक नहीं पाई, जो लूटने वाले थे उस सरकार ने रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि इनका वित्त मंत्री अपना घर नहीं बचा पाया और आरोप देते हैं छोटे छोटे बच्चों पर केस बनाकर। इन्होंने आरक्षण में नंगा नाच किया है। नौकरियों की बात करते हैं, हम लोगों को सिखाएंगे कि आप कम पैसे में कम लोन लेकर अच्छा व्यापार करो। और नौकरी के नाम पे इन्होंने विदेशी कंपनियां बुला ली हैं, विदेशी दुकानें बुला ली हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और ये अमित शाह हैं विदेशी कंपनियों से मिले हुए हैं, वहां से करोड़ों रुपए आ रहे हैं और आपको बेरोजगार करने में तुले हुए हैं। बिल्कुल, आरोप भी इंडियन बिजनेस पार्टी के जो प्रत्याशी वो लगा रहे हैं सीधे कि जो पैसा है वो गलत तरीके से यूज हो रहा है। आप बताइए सुरेखा जी क्या कहना चाह रही हैं? एक तो ये जो बैनर लगाए गए जाति के नाम पे, इस बैनर्स पे हमने आपत्ति जताई। पहली बात हम ये कहना चाहते कि ये बैनर गलत लगे हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते कि जो बीजेपी की राजनीति है वो धर्म के नाम पे भी बांटने की राजनीति है और
जात के नाम पे भी बांटने की राजनीति है, वो इसमें उलझा के असल में हमारे युवाओं का ध्यान जो हमारा असली मुद्दा है उससे भटकाना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है बीजेपी जात पात की जो जी, एक मिनट में जरूरी बात है वो जरूर कहना चाहती हूँ, और वो ये है, वो रोजगार की बात है। रोजगार की बात आती है तब ये जब घोषणा पत्र इनका जारी हुआ था उसमें कहा गया था हर साल 2 लाख रोजगार हरियाणा में होंगे। आज 10 लाख रोजगार बीजेपी को देने चाहिए थे, कहाँ है 10 लाख रोजगार? लेकिन वो कहते क्या है, वो जवाब आप सुन लो। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बोला पान की दुकान खोल लो, गाय पाल लो, नौजवान जो है बेवकूफ है जो भागते हैं जो नौकरियों के पीछे। प्रधानमंत्री संसद में ये कहता है कि इतने देश के अंदर हमने इतने ऑटो चल पड़े, इतने ऑटो पे दो को रोजगार मिल रहा है, साथ में वो कह रहे हैं पकोड़े तल लो। मतलब हमारे नौजवानों के लिए बीजेपी के पास ये खाका है। इनका घोषणा पत्र देखो, उसमें एक सक्षम योजना लेके आए वो, और सक्षम योजना में ये कहा कि भाई जो इसमें ग्रेजुएशन को शामिल नहीं किया और इसमें जो एमएससी एमएड जो टेक्निकल फील्ड है उनसे उन लोगों को उसमें शामिल किया उस सक्षम योजना के अंदर। उनसे काम क्या करवाया, उन बच्चों को जाके भेज दिया, ये लो फार्म पकड़ो पढ़े लिखे पीएचडी बच्चों को, और ये लेके सारे के सारे प्रत्याशी जो है कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। रोहतक की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे देश की बात हो, सभी का यही कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या कहना रहे। जी आप बताइए कि सीधे सीधे आरोप आप पर लग रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने देश के अंदर कुछ नहीं किया, खासतौर पर रोहतक की बात करें तो सामने सीधा आपके। एक मैं बताता हूँ, मैं देखिए 110 करोड़ पीने के पानी पुरानी लाइनें बदलवाना, 110 करोड़ का टेंडर दिया गया है। 193 करोड़ का अमृत योजना सीवरेज का दिया गया है। और मैं बिल्कुल आते हैं आपके पास, बिल्कुल आइए। मैं कहना चाहूंगा, मेरे अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था। जी एक मिनट आपका कहूंगा, एक मिनट जी बताइए। भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि रोहतक को जातिवाद में बांटने का काम किया है। भाजपा 36 बिरादरी की पार्टी है और मैं भाजपा से ही कार्य करता हूं, और मैं कार्यकर्ता के नाते समस्त। आप वार्ड नंबर 17 से चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप उम्मीदवार भी हैं वार्ड के पार्षद के, तो दोनों डबल आपके ऊपर जिम्मेवारी है। एक पार्षद की भी जिम्मेवारी है, उसके साथ मेयर के साथ के प्रतिनिधि के रूप में। जी देखिए, जो काम बाकी वार्डों के रह गए थे, पिछली सरकारों में नहीं हुए थे, उनकी जिम्मेदारी हमने ली है। उनके काम जो बाकी रह गए सारे काम करवा रहे हैं, और लगातार पासपोर्ट केंद्र का खुलना और पानी के टेंडर का होना, कोई भी काम चाहे सड़कों के, ये अपना कार्य करवा रहे हैं। इनके कार्य पहले भी 4 साल से लगातार होते आ रहे हैं और अब भी जारी है। वो कितने जारी रहेंगे वो भी हम दिखाएंगे। इनसे फिर से दोबारा से आएंगे। संचित जी आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे दोबारा से, क्योंकि जिस तरह से आप सीधा कहे विकास कार्य हमने किए, आगे भी हमारे जारी। सबसे पहले उन्होंने रोजगार की जो बात की, उससे पहले उन्होंने बताया कि 2 लाख हर साल रोजगार देने की बात की गई थी, और ये कह रहे हैं कि 24,000 दिए गए। 24,000 भी नहीं दिए। मैं जानना चाहूँगा 24,000 रोजगार कहाँ दिए गए हैं। उसके अलावा जो उन्होंने कहा पानी के लिए काम किया जा रहा है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खेड़ी साथ गाँव होगा जहाँ 6 महीने से लोग पैसे देके पानी मंगा रहे हैं। उन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं, घर पे पानी नहीं आ रहा है। एक से नहीं 5 गांव यहाँ पर है, तकरीबन कनेली है, मायना है, बरावर कारो, मैं जानता हूँ सबको, ये सभी गांव जो पानी से तरसते हैं। और इसके अलावा रोहतक एरिया जो है, मैं मानता हूँ कि रोहतक एरिया में बड़ी दिक्कत है पानी की। काफी दिनों बाद यहाँ पर नहर आती है, तब जाके रोहतक वासियों को कुछ पानी मिलता है। इस बीच हमारे साथ वीरेंद्र मधुर जी हैं, जो कवि हैं, कविता के माध्यम से वो बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो ये प्रत्याशी आए हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मधुर जी आपका स्वागत है खबर फास्ट में। बताइए कि जिस तरह से प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता भी देख रही है और यहाँ भी मौजूद है। देखिए, कवि अपना धर्म निभाता है और कवियों का नेताओं से कोई नहीं नाता है। नेता प्लेन में घूमता है और प्लान में घुमाता है, नेता कहलाता है। तो मैं ये जो प्लानबाजी है, ये जो सपनाबाजी है, ये जो जुमलाबाजी है, या आप किसी भी तरह की समस्याएं कह लीजिए, हम सभी ने उन सरकारों का भी सहयोग देखा है जो आई और चली गई। अब हम देख रहे हैं अपने रोहतक नगर की तरफ से, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम राष्ट्रीय मुद्दे छोड़ करके इस रोहतक नगर की समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेयर पद उसी के लिए है। भविष्य में यदि विधायक आएंगे तो वो अपनी बात करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन हम नगर की बात करते हैं। और मैं पंक्तियों से जोड़ता हूं मित्रों, आपको 4 पंक्तियां मेरी देखें आप, कि पानी की है समस्या इस शहर की बस्तियों में,
पानी की है समस्या इस शहर की बस्तियों में, सीवर अटे पड़े हैं यूं सब की बस्तियों में, सीवर अटे पड़े हैं यूं सब की बस्तियों में। सड़कें दरक रही हैं, सड़कें दरक रही हैं, गड्ढे पनप रहे हैं, सड़कें दरक रही हैं, गड्ढे पनप रहे हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं अंदर की बस्तियों में, घटनाएं बढ़ रही हैं अंदर की बस्तियों में। और बात कहना चाहता हूं मित्रों, बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, देखें आप कि भीतर से मुरझाया लेकिन बाहर से है हरा हरा, भीतर से मुरझाया लेकिन बाहर से है हरा हरा, ये कैसा बागीचा जिसका माली बैठा डरा डरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कैसा बागीचा जिसका माली बैठा डरा डरा, और सपनों के बाजारों का हम भोग रहे हैं प्रदूषण, सपनों के बाजारों का हम भोग रहे हैं प्रदूषण, और महंगाई के सन्नाटे में जिंदा मानस मरा मरा, ये कैसा बागीचा जिसका माली बैठा डरा डरा, ये कैसा बागीचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरह से वीरेंद्र मधुर ने कविता के माध्यम से पिरोया है, यहाँ की शहर की समस्या जिस तरह से है वो सामने रखी है कि किस तरह से यहाँ के गंदगी और सीवर जो भरे पड़े हैं उसको किस तरह से पंक्तियों में पिरोया है। जनता हमारे साथ है, हम जनता से सवाल लेना चाहेंगे कि कुछ और कहना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उनके पास जाएंगे। बिल्कुल, हाँ बताइए क्या। जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, 10 साल कांग्रेस को हो गए और 5 साल बीजेपी, 4.5 साल बीजेपी को हो गए, क्या हम 5 साल और दे के अपने शहर को बर्बाद कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, क्या 5 साल और दे करके हम शहर को बर्बाद कर देंगे? क्या आप चाहते हैं कि शहर बर्बाद हो? कौन इसका जो है जिम्मेदार होगा? क्योंकि कौन यहाँ पर होगा जो शहर का उद्धार करेगा? जी जी बताइए। मैं एक आरक्षण के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। जी, पहले आप ये बताइए, 5 साल के लिए जिस तरह का क्वेश्चन किया है उसके बारे में कोई भी प्रत्याशी अगर बोलना चाहता है तो बिल्कुल बिल्कुल। जी संजीत। देखिए, हमने अपना विजन सबके साथ पहले भी शेयर किया है। एक साफ नीति से काम करने के मन से हम इस फील्ड में आए हैं, और मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमें एक सेवा का मौका दीजिए, और सबको मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, काम करके दिखाएंगे। जो भ्रष्टाचार इस नगर निगम में और जो काम रोहतक में, जो काम सब लोगों को होने चाहिए और जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, हम वो दिलवाएंगे। उसके अलावा विजन हमने सबके साथ शेयर किया है, जैसे कि जो सुरक्षा की बात थी, जो सीसीटीवी कैमरा सहगल जी ने बताया कि हमने लगवाए हैं जो कि चलते नहीं हैं, उसके लिए हम सीसीटीवी कमांड सेंटर बनाने का काम करेंगे, जिसपे 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे हर पूरे रोहतक में क्या गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो पहले बीजेपी के जो पार्षद उम्मीदवार खड़े हैं और जो है बीजेपी की तरफ से नुमाइंदे भी आए, तो वो कह रहे हैं कि हमने पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरे इन्होंने बताया कि 70 बताया, कितना बताया कि लगे 90 बताया कि है, पर अभी पिछले 3 घटना हुई, क्या तो कैमरा नहीं चल रहा था, क्या उस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं था, और अगर तो आपके पास वीडियो है तो अब तक किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? बिल्कुल बताइए आप, क्या कैमरे नहीं चल रहे थे? क्या अभी तक जो जिन्होंने यहाँ पे दंगा फैलाया था, जो यहाँ पे मर्डर किए थे, जो यहाँ से भाग के चले गए, उन्होंने रात को अंधेरे में पोस्टर लगाए थे, उनके खिलाफ ऑलरेडी FIR हो चुकी है। जी, पोस्टर की बात नहीं कर रहे, जिस तरह से और घटनाएं शहर के अंदर होती हैं, क्या सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर के वो अभी तक अपराधियों के पास पहुंच पाई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुंच पाई है। जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनके माध्यम से ही हम पकड़ रहे हैं लोगों को, जो पुलिस पकड़ रही है उनके माध्यम से पकड़ रही है, वो कैमरे इसी में काम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेखा जी क्या कहना चाहेंगे? हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे संचित भाई ने कहा कि हम नए नए आए हैं और काम करके दिखाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम नए नए नहीं आए, हम पुराने हैं और हम हमेशा सड़क पे रहते हैं और संघर्ष करते हैं। जब हमने ये महसूस किया कि सड़क पे नारे लगाने से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हमें तय करना पड़ा कि हमें इस राजनीति के अंदर भी आना चाहिए, और हमें यहाँ पे जो काम हमारे नारे लगाने से सरकार नहीं कर रही है वो काम हम करके दिखाएंगे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, सड़क पे करते हैं, और नगर निगम में ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और जो हम आपसे घोषणा पत्र भी हम लेके आए हैं आपके बीच में, आज हमारा रिलीज हो रहा है, और वो अभी जो इन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से ये दावे करते हैं, हम पहले से ही राजनीति में अभी नहीं आए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास और यकीन है, संघर्ष ये जारी है इनका, और ये जो है कार्य करके दिखाएंगे। जी अनिल जी आप बताइए। आज मैंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, आप तक कल पहुंच जाएगा अखबार के जरिए। मैंने उसमें लिखा है कि जितने रसूखदार लोग हैं यहाँ, 1 अरब 22 करोड़ का बिजली का बिल,
और 22 करोड़ रुपए और प्रॉपर्टी टैक्स फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के वसूल करके आपका टैक्स आपके जेब में वापस आएगा। और जब 2 अरब आपके पास आ गए तो ये 5 साल में रोहतक पेरिस बन जाएगा, ये मेरा दावा है। और एक मिनट और जहां तक दूसरी बात है, या सट्टेबाजी बुक्की हर तरह से लगवा ली जाएगी और होटलों में वैश्यावृत्ति, इस सरकार को पता नहीं है। 2 दिन पकड़ के पैसे खा के फिर पूरे होटलों में वैश्यावृत्ति होती है जहाँ पे क्राइम होता है। क्राइम की मेन जड़ ये होटल है, सट्टेबाजी है, बुक्की है। बिल्कुल अनिल जी, मेरे को ये बताइए, इससे पहले कांग्रेस जी एक मिनट, इससे पहले मेरे को ये बताइए कि कांग्रेस में आप रहे, अच्छा होता था आपका, क्यों नहीं उस पर काबू पाया गया? क्योंकि आप कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस में आपके पास अच्छा होता था और आपने पूरी कांग्रेस को देखा कि 10 साल तक यहाँ पर राज किया, उस टाइम नहीं हुआ क्या? मैं जहाँ कांग्रेस में भी रहा, वहाँ पर वार मंडल में भी रहा, यहाँ गगन हत्या कांड हुआ था, मैंने अपराधियों को अंदर करा, मैं हमेशा संघर्ष करता रहा। इसलिए चौधरी बुलंद हुड्डा मुझे पसंद नहीं करता कि ये सच्ची बात कहता है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के मैंने अपनी पार्टी बना दी। ये भ्रष्ट पार्टी थी, मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए एक नई पार्टी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, वो ये देख रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के भी अभी बाद में आए ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचे, ना ही कांग्रेस के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे वो यहाँ पहुंचे। हालांकि उनको तमाम बता दिया गया था कि यहाँ पर इतने बजे यहाँ पहुंचना था, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन बार बार फोन जरूर आए लेकिन नहीं पहुंचे। सूरज जी आप बताइए। सर 4.5 साल हो गए बीजेपी के राज को, ये युवा पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस से पहले था, लेकिन अब जो है उम्मीदवार जो है अपने आप खुद ही अपने दम पर मिलके कुर्सी काट कटा खा गए, बीजेपी कांग्रेस मिलके, मेयर कांग्रेस का, सरकार बीजेपी की, मिलके खा गए माल। देख रहे कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगे, हालांकि कांग्रेस से है ये, इनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि इनका कहना कि अगर मैं मेयर बनता हूं तो कार्रवाई जरूर करवाऊंगा इन पर, क्या कार्रवाई करेंगे वो देखने वाली बात होगी। संचित जी कुछ कहना चाहते हैं, अमित जी, जोगी जी, अरविंद जी बताइए। मैं सर पब्लिक को एक मैसेज देना चाहूंगा, जो इन राजनेताओं ने पिछली सरकार में आरक्षण को लेके हमारे भाईचारे को लड़वाने का काम करते हैं, मैं तो सरकार को ये कहना चाहूंगा कि 100% आरक्षण करे जी सभी जातियों का। जैसे हमारे जाट समुदाय है, उनकी 48% हिस्सेदारी है जी, तो उनको 48% दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए, तो हमारे भाईचारे में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कहना कि 100% आरक्षण दिया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या है उसी आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वार्ड के जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं जी, कृष्णा जी आप बताइए कि क्या कहना चाहिए, अपने लिए क्या करेंगे रोहतक की जनता के लिए? आप निर्दलीय लड़ रहे हैं जी, आप बताइए। मैं वार्ड 12 से पार्षद कृष्णा लड़ने जा रही हूँ और मैं अपने रोहतक के लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, जिससे मेरे वार्ड में कोई भी समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। और ये पानी की, सीवर की सबसे ज्यादा खराबी बीजेपी वालों ने कर रखी है। जी बिल्कुल, आप दावा करते हैं, इससे पहले क्या सरकारों ने काम नहीं किया आपके वार्ड में या पूरे शहर के अंदर? शहर के अंदर काम हुए हैं, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना कि जो काम किए हैं वो कामयाब नहीं है, सीवर जाम यहाँ पर है, व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से अब पानी की है दिक्कत है। किसानों की भी बात करेंगे, क्योंकि किसानों के जो कर्ज माफी की भी बात करते हैं नेता, और अलग अलग मुद्दों को लेकर के किसानों के ऊपर राजनीति करते हैं। और पार्षद भी हमारे पास है, कुसुम जी जी आप बताइए क्या कहना चाहिए। मैं वार्ड 16 से पार्षद पद के लिए इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि पार्षद ऐसा होना चाहिए हमारे वार्ड का जो चहुमुखी विकास कर सके, जो पब्लिक की समस्याएं समझ सके। बहुत सारा बहुत बड़ा एजेंडा है, इतना टाइम तो नहीं दोगे आप शायद मुझे कि मैं पूरा एजेंडा आपको बता सकूं। ब्रीफ में मैं आपको छोटा सा बताना चाहती हूँ कि युवा शक्ति के लिए, जो युवा है किसी के पास समय नहीं होता कि वो पार्षद के घर जाएं, उसको अपनी छोटी छोटी समस्याएं बताएं, जी मेरी गली में ये समस्या है, मेरे घर के बाहर ये समस्या है जी। इस तरह की समस्या एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं हम, ताकि आप अपना ऑनलाइन हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, ऐप लॉन्च करना जा रहे हैं, अगर ये आते हैं तो कुछ करेंगे। यहाँ की जनता से एक सवाल लेते हैं, उसके साथ साथ बिल्कुल उसके बाद ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो फिर से दोबारा आएंगे। मेरा क्वेश्चन है जो बीजेपी सरकार, मेरा नाम विशाल आंदल है। विशाल बताइए जी, मेरा क्वेश्चन बीजेपी सरकार से है, जो आज के दिन भी जनता के बीच में नहीं आ सकते, मेयर पद के इलेक्शन लड़ रहे थे भी, तो उसके बाद बनने के बाद वो क्या आएंगे जनता के बीच? बिल्कुल सही बात है कि जनता के बीच वो क्या आएंगे, क्योंकि आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जो दावेदारी करते हैं कि क्या होगी। अभी फिलहाल जो है एक ब्रेक के लिए लगते हैं, ब्रेक के बाद फिर से दोबारा हाजिर होंगे। मेयर की चेयर हमारा खास कार्यक्रम, देखते रहिए मेयर की चेयर।